Hello everyone, myself is Srishti Thakre from Brijlal Biyani Science College, Amravati. Our topic is long answer type questions from chapter Respiration in Plants, subject Biology, class 11. So first question is, explain the significance of oxygen in aerobic respiration in the context of ETS. So हमें ऑक्सीजन के एरोबिक रेस्पिरेशन में इन कॉन्टेक्स्ट टू ETS सिग्निफिकेंस बताने हैं ऑक्सीजन के. So the aerobic process of respiration occurs in the existence of oxygen and the function of oxygen is limited to the final phase of the process. So जो एरोबिक प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होती है और जो फंक्शन होता है ऑक्सीजन का वो फाइनल फेज तक लिमिटेड रहता है. Presence of oxygen is important as it derives the process by eliminating hydrogen from the system. So ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है सिस्टम में से वो एलिमिनेट करने का काम ऑक्सीजन करता है. ऑक्सीजन सर्व एज द लास्ट हाइड्रोजन एक्सेप्टर. ऑक्सीजन ये एक लास्ट हाइड्रोजन एक्सेप्टर के तौर पर भी काम करता है. इन रेस्पिरेशन द एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज़ यूज एज opposed to the process of phosphorylation where light energy is used for the generation of proton gradient that is required for phosphorylation. So respiration में क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो एनर्जी होती है वो अपोज होती है, वो एज अ अपोज्ड यूज़ की जाती है टू द प्रोसेस ऑफ फॉस्फोरिलेशन वेयर लाइट एनर्जी इज़ यूज फॉर द जनरेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फॉस्फोरिलेशन. सो जो फॉस्फोरिलेशन होता है जहाँ पर लाइट एनर्जी प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज़ करने में जनरेट करने में यूज़ होती है, जो फॉस्फोरिलेशन के लिए ज़रूरी होता है, उसको अपोज करने का काम करता है एनर्जी जो निकलती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में से, उसको अपोज करने का काम करता है. मतलब जो एनर्जी निकलती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में से वो क्या करता है कि जो फॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस होते हैं जहाँ पर लाइट प्रोटॉन ग्रेडियंट तैयार करता है फॉस्फोरिलेशन के लिए, उसे अपोज करने का काम करती है. हैंस इट इज़ कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. विदाउट ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट पास थ्रू द कोएंजाइम. सो इसलिए उसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहा जाता है. बिना ऑक्सीजन के क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कोएंजाइम थ्रू पास नहीं किए जा सकते. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज and in turn proton pump will not take place, hence ATP will not be produced. और इसीलिए क्या होता है कि जो प्रोटॉन होते हैं वो पंप नहीं किया मतलब उस and in turn proton pump will not take place, hence ATP will not be produced. और इसीलिए उसके टर्न में मतलब उसके बदले में क्या होता है कि जो प्रोटॉन होता है वो प्रोटॉन का पंप तैयार मतलब प्रोटॉन पंप नहीं किए जा सकते, प्रोटॉन नहीं तैयार हो सकते, इसीलिए ATP वहाँ पर तैयार नहीं होता है. Question number second is, what are some of the assumptions we make in the respiratory balance sheet? Are these valid enough to apply to living system? State comparison between aerobic respiration and fermentation corresponding to respiration. So रेस्पिरेटरी बैलेंस में जो कौन से अजम्पशन हमने बनाए हैं और क्या ये वैलिड है लिविंग सिस्टम को अप्लाई करने में, और हमें यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन जो करस्पॉन्डिंग होता है रेस्पिरेशन के लिए उनमें कंपैरिजन करनी है. फॉलोइंग आर द अजम्पशंस we make in the respiratory balance sheet. So the sequential pathway that follows TCA cycle, glycolysis and ETS in the cytoplasm, mitochondrial matrix and inner mitochondrial membrane respectively. So इसमें एक रेस्पिरेटरी बैलेंस में हमने ऐसा अजम्पशन किया है कि एक पाथवे सिक्वेंशियल पाथवे होता है जिसमें पहले TCA साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, ETS साइटोप्लाज्म में होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, फिर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. इस ऐसे एक उसका पाथवे होता है कि पहले TCA, फिर ग्लाइकोलिसिस, ETS, फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, फिर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ऐसा इसका एक सीक्वेंस होता है. सेकंड इज NADH सिंथेसाइज इन ग्लाइकोलिसिस एंटर इनटू ETS फॉर फॉस्फोरिलेशन. सो जो NADH सिंथेसाइज होता है ग्लाइकोलिसिस में वो ETS में फॉस्फोरिलेशन के लिए एंटर हो जाता है.
In the pathway, not one of the intermediates are utilized for the synthesis of compounds. पाथवे में क्या होता है, सिर्फ एक ही इंटरमीडिएट यूटिलाइज नहीं होता कंपाउंड को सिंथेसाइज करने के लिए. फोर्थ इज ग्लूकोज फॉर्म्स द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. द अजम्पशन डू नॉट अप्लाई टू द लिविंग सिस्टम एज the pathway occurs simultaneously and not one after the other. So कुछ ऐसे मतलब कुछ अजम्पशन हमने नहीं किए हैं, वो लिविंग सिस्टम के लिए नहीं है. वो ये है कि जो पाथवे होता है वो साइमल्टेनियसली नहीं मतलब साइमल्टेनियसली होता है, एक के बाद एक नहीं होता है. मतलब सारे के सारे प्रोसेस एकदम से होते हैं. ऐसा नहीं है कि पहले ये होता है फिर वो होता है फिर वह होता है, ऐसा. सेकंड पॉइंट इज यूटिलाइजेशन ऑफ ATP ओनली व्हेन रिक्वायर्ड. ATP तभी ही तैयार होता है जब उसकी ज़रूरत होती है. ऐसे नहीं कि सिर्फ तैयार करके रख लिया है फिर नहीं, ऐसा नहीं. जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तभी ATP यहाँ पर तैयार होता है. रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इज़ रेगुलेटेड बाय सेवरल मीन्स. सो एंजाइम का जो रेट होता है वो उसकी ज़रूरत के हिसाब से और बहुत सारे चीज़ों के हिसाब से रेगुलेट किया जाता है. Listed below is the comparison between fermentation and aerobic respiration. So the fermentation and aerobic respiration की यहाँ पर हमें comparison दी गई है नीचे. So in fermentation it is the incomplete disintegration of glucose. In aerobic respiration a complete breakdown of glucose take place. सो फर्मेंटेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है यानी डिसइंटीग्रेशन होता है. इन एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है कि जो ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन किया जाता है. फर्मेंटेशन में NADH का ऑक्सीडेशन होता है NAD पॉजिटिव में, जो एक स्लो प्रोसेस रहती है. और इन एरोबिक रेस्पिरेशन इट इज़ अ फिगरस रिएक्शन. एरोबिक रेस्पिरेशन में ये बहुत फास्ट प्रोसेस होती है. In fermentation 2 ATP molecules generated. In aerobic respiration 38 ATP generated. So हमने बताया कि fermentation में क्या होता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं, बट इन एरोबिक रेस्पिरेशन एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 ATP जनरेटेड होते हैं. Question number 3 is explain glycolysis. State where it occurs and its end product in both aerobic and anaerobic respiration. Determine the fate of these products. So हमें यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस एक्सप्लेन करना है और हमें ये भी बताना है कि वो कहाँ पर होता है, उसके एंड प्रोडक्ट्स क्या होता है और जो मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है. और हमें इस प्रोसेस प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट्स के भी फेट बताने हैं. Answer is that it takes place in the cytoplasm of the cell and is seen in all living entities. So साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होती है सेल के और इन सभी लिविंग एंटाइटीज़ में हमें ये ऑब्जर्व हमें देख सकते हैं कि सभी में ये जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस लिविंग्स में होती है. In this, glucose goes through partial oxidation for the formation of pyruvic acid, that is 2 molecules. So इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज क्या होता है वो पार्शियल ऑक्सीडेशन थ्रू जाता है, जो 2 पायरुविक के एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स तैयार करता है. It is obtained from the sucrose in plants, which is the resulting product of photosynthesis. So जो प्लांट्स में सुक्रोज प्रेजेंट होता है उसमें से ये तैयार होता है, जो एक फोटोसिंथेसिस का एक प्रोडक्ट भी हम भी है. जैसे कि मतलब जो ये पायरुविक एसिड मतलब जो इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द सुक्रोज इन प्लांट्स विच इज़ द रिजल्टिंग प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो ये प्लांट्स की सुक्रोज से तैयार होता है, जो ये एक फोटोसिंथेसिस का भी एक प्रोडक्ट है. इन्वर्टेज कन्वर्ट सुक्रोज इनटू फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज विच एंटर इनटू द ग्लाइकोलिटिक पाथवे. तो इन्वर्टेज क्या करता है कि सुक्रोज को फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करता है और ग्लूकोज को भी कन्वर्ट करता है जब वो ग्लाइकोलिटिक पाथवे में और बाद में वो ग्लाइकोलिटिक पाथवे में एंटर करते हैं. These are phosphorylated to produce glucose 6-phosphate which is isomerized to generate fructose 6-phosphate. So इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज 6-phosphate में फॉस्फोरिलेट होता है जो आइसोमराइज होकर फ्रुक्टोज 6-phosphate फॉर्म करता है.
मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन होता है और जो फॉर्म करता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट. अ सीक्वेंस ऑफ 10 रिएक्शन रेगुलेटेड बाय डिफरेंट एंजाइम्स ऑकर इन ग्लाइकोलिसिस टू यील्ड पायरुवेट फ्रॉम द ग्लूकोज. सो इस पूरी प्रोसेस में 10 रिएक्शन होते हैं डिफरेंट एंजाइम्स के प्रेजेंस में, इसमें जिसमें ग्लाइकोलिसिस पायरुवेट फॉर्म करता है. इन ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि पायरुवेट फॉर्म होता है ग्लूकोज से, जो एक 10 स्टेप के बाद एक फॉर्म होता है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं. द चीफ प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज पायरुविक एसिड. द सेलुलर नीड डिसाइड्स पायरुवेट्स मेटाबॉलिक फेट. मेटाबॉलिक रेट. सो द चीफ प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या होता है कि मतलब एक मेन प्रोडक्ट ग्लाइकोलिसिस क्या होता है कि पायरुविक एसिड. सो पायरुवेट का मेटाबॉलिक रेट क्या करता है, सेलुलर नीड के हिसाब से डिसाइड किया जाता है. The 3 modes in which various cells manage pyruvic acid produced by glycolysis are lactic acid fermentation, aerobic respiration and alcoholic fermentation. So 3 ऐसे मोड्स है जहाँ पर वेरियस सेल्स क्या करते हैं, मैनेज करते हैं पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलिसिस से प्रोड्यूस किया जाता है. और वो 3 मोड से वो जो पायरुविक एसिड तैयार होता है ग्लाइकोलिसिस में, वो 3 मोड से मैनेज किया जाता है. वो 3 मोड्स ये है कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. अंडर एनारोबिक कंडीशन इन सेलुलर यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस. एनारोबिक कंडीशन में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में anaerobic respiration under anaerobic condition in unicellular eukaryotes and prokaryotes fermentation takes place. So anaerobic condition में unicellular eukaryotes और prokaryotes में anaerobic condition में fermentation होता है. Krebs cycle और aerobic respiration is observed in entitles for the complete oxidation of glucose into carbon dioxide and water which requires the supply of oxygen. So क्रेब्स साइकिल और एरोबिक रेस्पिरेशन ये एंटाइटल्स में ऑब्जर्व किया जाता है. ग्लूकोज का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना रहता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो ऑक्सीजन का सप्लाई उनमें ज़रूरी होता है, उन्हीं में क्रेब्स साइकिल और एरोबिक रेस्पिरेशन ऑब्जर्व किया जाता है उसी वक्त. Hope you have understand the questions, all questions and their answers. Thank you so much.